असम बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पद में पढ़ने जा रहे हैं स्वदेशी। इसके पहले जितनी चीजें हैं वो हमने पढ़ चुका है। ये क्या है, अध्याय 4 है। इसमें मुख्यतः हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सिर्फ 4 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। मैंने स्टडी किया, जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने 4 लाइन में लिख करके बना दिया है। और यहाँ पे क्या है, बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। मेरा जो उद्देश्य है वो है क्लास 10 के बाद आप लोगों को नौकरी प्राप्त करवाना। तो ठीक है, हम लोग किसी बकवास के बिना बकवास के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। कहता है भारतेंदु युग के कवि। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तीसरा इसके पद का ही चैप्टर, तो उसमें था भारतेंदु युग का, मैंने चर्चा किया था, तो वो युग आ गया है। भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानने वाले, काव्य जीर्ण जनपद, नाटक भारत सौभाग्य, प्रयाग राम रागम और प्रेमगंज सर्वस्व से संकलित कविता स्वदेशी के रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज का जन्म 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। उनका कहना है कि विदेशी विद्या पढ़कर सबों की बुद्धि विदेशी हो गई है, और वे कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ ही लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये है विनाश। ये चीज है, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। देखो ये जो स्वदेशी कविता है, ये जो हम लोग कविता पढ़ रहे हैं स्वदेशी, इसमें क्या है, स्वदेशी नाम से ही क्लियर है, अपने देश के बारे में जानना और समझना। इन सारी चीजों के बारे में जो विदेशी चीजें हैं जिन्होंने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, हमारे जीने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को नष्ट कर दिया है, उसको हटाना है और अपने चीजों को आत्मसात करना है। तो सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं, फिर कविता में उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो कवि का क्या नाम है, जो कवि है उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। देखो बहुत लोग क्या करते थे, टाइटल लगा लिया करते थे। पहले जो साहित्यकार होते थे या कवि होते थे तो वो अलग से टाइटल लगा लिया करते थे, जो जाति से अलग हुआ करता था। तो यहाँ प्रेमगंज कोई जाति नहीं है, वो अपने से ही अपना ये टाइटल लगाया। तो उनका पूरा नाम क्या हो गया, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। व्यक्ति हैं, व्यक्ति का हमेशा जन्म होता है और किसी न किसी स्थान पर होता है। इनका जन्म कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। कौन सा जगह है, मिर्जापुर। आजकल जो वेब सीरीज देखा होगा वो मिर्जापुर के बारे में अच्छे से जानता है ना। इस पर वेब सीरीज भी बन रही है आजकल। तो यहाँ पर हुआ था, ये चीज क्लियर हो गया। तो देखो जब भी कोई व्यक्ति होता है वो किसी न किसी को आदर्श मानता है। तो उसी तरह से ये जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज है, ये आदर्श किसको मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। और मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श तो मानते ही हैं और उसी युग के कवि ही हैं, उस युग के कवि ही हैं। हिंदी साहित्य में काव्य खंड को अनेक अनेक युगों में बांटा गया है, जिसमें से एक युग क्या है, भारतेंदु युग भी है। क्लियर हो गया। अब देखो ये कवि हैं, कवि हैं तो इनकी रचना जरूर होगी। तो कौन कौन रचना है, तो सबसे पहले हम उस रचना की बात करेंगे जो हमारे बुक में है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं रचना, हम लोग कविता पढ़ रहे हैं स्वदेशी। इसके रचनाकार कौन है, बद्री नारायण चौधरी है। अब जो ये कविता है, अब कवि है वो एक कविता तो लिखा नहीं होगा, वो कई कविताओं का संग्रह लिखे होंगे। तो ये जो कविता है स्वदेशी, ये कहाँ से लिया गया है, तो प्रेमगंज सर्वस्व एक नाम की बुक है जिसमें कई सारी कविताएं संकलित है। उसमें से यह एक कविता है जिसका नाम क्या है, स्वदेशी, वहां से लिया गया है। क्लियर हो गया। अब क्या है, इन्होंने केवल प्रेमगंज सर्वस्व ही नहीं लिखा है, इन्होंने बहुत सारा चीज लिखा है। एक क्या लिखा है, प्रयाग राम गमन। दूसरा क्या लिखा है, भारत सौभाग्य। और भारत सौभाग्य क्या है, नाटक है। इसके अलावा ये एक और काव्य लिखे हैं जिसका नाम है जीर्ण जनपद। इस तरह से इनकी कई सारी रचनाएं हैं। ये सब क्वेश्चन तुम लोग को पूछा है, इसलिए मैंने इन सबों का उल्लेख किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो उनका कहना है कि
उनका कहना है, उनका कहना कहे तो किनका कहना है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का कहना है। क्या कहना है कि विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी देखो हमारा जो देश है वो किसके अधीन था? वो अंग्रेजों के अधीन था। तो देखो अंग्रेज 1857 की क्रांति से पहले हम लोग एक कंपनी के अधीन थे और 1858 के बाद हम ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए। तो कमोबेश ब्रिटिश सरकार में भी अंग्रेज ही थे और कंपनी में भी अंग्रेज ही लोग थे, इसलिए हम कहते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो विदेशी विद्या पढ़ के, तो जब हम विदेशी की बात करते हैं तो हम अंग्रेजों की बात करते हैं, ठीक है। तो कहता है विदेशी विद्या पढ़कर सबों की बुद्धि, सब बोले तो भारतीय, जितने भी भारतीय हैं सबकी बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। इसको और अगर अच्छे से समझना है तो तुम इसको देखो, ठीक है। क्या है विदेशी विद्या पढ़ के? आज हम क्या करते हैं, हिंदी को पढ़ने के बजाय अंग्रेजी ज्यादा पढ़ रहे हैं, हिंदी में भी अंग्रेजी के शब्दों को घुसेड़ दे रहे हैं, ये हमारा काम हो गया। तो ये क्या होगा, और हम अपनी ही संस्कृति का बुराई करते हैं। तो वही बात है, सबों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। इसलिए वो कहते हैं, इसमें एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है जो इस बात को क्लियर करती है। हिंदुस्तानी नाम सुनिए, हिंदुस्तानी नाम सुनिए। हम अपने देश का एक नाम हिंदुस्तान भी है। कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनिए। जब जब हिंदुस्तानी नाम की बात होती है या कोई इस नाम को सुनता है, अब ये सब कुछ चीज लग जाती है, उसको लज्जा का अनुभव होता है। उसको लगता है कि गवार की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। तो अब ये सब कुछ ही लग जाती है, लज्जा की बात है। भारतीय सब वस्तु ही, जो भी भारतीय वस्तु है, जो भी भारत से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, सो ये है ज्ञात, वो सो ये है ज्ञात है। ये बात हम ये कर रहे हैं कि अब अपना देश का नाम लेने में, अपनी चीजों से प्यार करने में अब ये घृणा का अनुभव हो रहा है, ये जो कि गलत बात है। तो इससे इतना ही पूछा है, तो जितना पूछा है हम उतना ही ध्यान देंगे, क्योंकि ये मुख्यतः भी जो एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। asambiharboard.co.in पे जाओ, लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। वहां पे जाकर के तुम लोग जाकर के टेस्ट को दो। जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं होगी, चाहे तुम कितनी बार भी वीडियो क्यों ना देख लो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की, था ना जीर्ण जनपद। तो क्या हो गया आंसर? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर स्लाइड में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? प्रेमगन किस युग के प्रमुख कवि थे? भारतेंदु युग के, और भारतेंदु को अपना ये आदर्श भी मानते थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, भारतेंदु युग के। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन? 7वां नंबर स्लाइड का क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? देखो ये भी पूछ सकता है, भारत सौभाग्य क्या है? तो नाटक है। किनका प्रसिद्ध नाटक है? प्रेमगन का। यहाँ देखो पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ प्रेमगन लिखा हुआ है। तो अगर प्रेमगन भी रहे तो हम क्या मानेंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन मानेंगे। क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमगन का। 2 नंबर क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कवि प्रेमगन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी विद्या पढ़ के। देखो विदेशी हमारी बुद्धि कब होगी? जब हम विदेशी विद्या को पढ़ेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, विदेशी विद्या। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। स्वदेशी कविता संकलित है किससे? प्रेमगन सर्वस्व से। मैंने लिखा था प्रेमगन सर्वस्व से संकलित स्वदेशी कविता के रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म, ऐसे करके मैंने लिखा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रेमगन सर्वस्व से। यहाँ है कि जगह क्या मानो से, क्लरिकल मिस्टेक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमगन सर्वस्व, चौथा नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो स्वदेशी से, चौथा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? स्वदेशी से, चौथा नंबर।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं रामघन, मालघनी, श्यामघन, प्रेमघन। तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रेमघन। चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेमघन। तो देखते हैं क्या आंसर, प्रेमघन। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? जब हम परदेश, परदेश मतलब दूसरा देश, जब हम दूसरा देश की बात करेंगे तो हम अपने देश के नहीं रहेंगे, हम क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएंगे, यानी विदेशी हो जाएंगे। सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। 2 नंबर आंसर होगा। क्या होगा? 2 नंबर आंसर होगा। वेरी गुड। आगे देखते हैं, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो क्या हो जाएगा आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन सर्वस्व नाम से। किस नाम से? प्रेमघन सर्वस्व नाम से। 2 नंबर क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, प्रयाग राम गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो क्या आंसर हो जाएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। क्या आंसर हो जाएगा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोइए हाय गिनात। यह पंक्ति किस कविता से है? क्या आंसर हो जाएगा? स्वदेशी। क्या आंसर हो जाएगा? स्वदेशी। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखते हैं, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? भारतेंदु युग के। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर, भारतेंदु युग के। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगले चैप्टर में आ गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अध्याय 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अध्याय 5 में क्या रहेगा? देखो, अब ये क्या है? हमारा चैप्टर है अध्याय 5। ठीक है, भारत माता। ये चैप्टर 5 है। अब हम लोग चैप्टर 5 की ओर बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आगे हम लोग फिर चैप्टर 5 पढ़ेंगे। आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हम लोग पद पढ़ रहे हैं, अध्याय 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है भारत माता। ये देखो, ये क्या है? भारत माता की फोटो है। क्वेश्चन पूछता है, भारत माता का सबसे पहले चित्रण किसने किया था? क्वेश्चन में हिस्ट्री में है, तुम लोग को पढ़ना भी है। जब हम हिस्ट्री में जाएंगे तो उस समय इसको पढ़ेंगे। क्या है? सिर्फ 6 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। हम 6 लाइन में ही सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा है? बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि नौकरी के 10वीं के बाद मुझे नहीं, तुम लोगों को नौकरी लेने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे क्या है? ऑनलाइन टेस्ट है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक किया हुआ है, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन चीजें ऐसी है जो कंपटीशन में पूछती है। हम लोग फ्री टेस्ट देंगे आसान बिहार बोर्ड पर पे जा करके। तो चलो आगे हम देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। कहता है, क्या कहता है? चलो देखते हैं। काव्य युगवाणी कविता संग्रह ग्रामिया से संकलित भारत माता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। इसको चलो समझते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भारत माता। ठीक है, तो ये जो भारत माता है ये कहाँ से संकलित है? तो एक कविता संग्रह है, भारत माता एक कविता है, उसी एक बुक है ग्रामिया जिसमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, उसी से संकलित है भारत माता। ग्रामिया से कविता है तो कोई न कोई इसका रचनाकार होगा। उस रचनाकार का क्या नाम है? उस रचनाकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत।
जन्म कहाँ हुआ? 1900 ईस्वी में, ठीक 20वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। जगह का क्या नाम है? कौसानी, अल्मोड़ा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि काव्य युगवाणी किनकी कृति है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, काव्य युगवाणी। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ये मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति सौंदर्य के बाद मानव सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर मानव सौंदर्य ने उन्हें समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे हम समझते हैं। देखो, ये जो व्यक्ति है इनको सबसे पहले प्रकृति सौंदर्य की ओर ये आकर्षित हुए। प्रकृति सौंदर्य की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रकृति से प्यार करना। प्रकृति मतलब मानव द्वारा निर्मित जो चीजें हैं, जो प्राकृतिक है, जिसे ईश्वर द्वारा निर्मित, जिसे मानव ने नहीं बनाया, उससे ये प्रभावित हुए। जैसे नदी को देख करके, पहाड़ को देख करके, फसल को देख करके, है ना, जंगल को देख करके, पेड़ पौधे को देख करके, इन सभी चीजों को देख करके ये बहुत प्रभावित हुए, यानी ईश्वर की बनाई चीजों के प्रति। तो मानव क्या है? वो भी ईश्वर का बनाया हुआ चीज है। तो फिर ये क्या हुआ? मानव सौंदर्य से अभिभूत हुए। तो जब प्रकृति द्वारा बनाई चीजों से अभिभूत हुए, तो फिर मानव द्वारा बनाई चीजों से भी ये क्या हुए? अभिभूत हुए। यानी प्रकृति से प्यार किए, फिर वो क्या किए? मानव से प्यार किए। जब भी कोई व्यक्ति मानव से प्यार करने लगेगा, मतलब व्यक्ति से प्यार करने लगेगा, तो फिर वो क्या होगा? समाजवाद की ओर आकृष्ट हो जाएगा। अब देखो, तुम लोग पढ़ोगे हिस्ट्री के चैप्टर में, समाजवाद क्या है? समाजवाद का मतलब हुआ समाज में सभी लोगों का उचित स्थान। तो जब भी कोई व्यक्ति मानव से प्यार करेगा, वो एक दूसरे से प्यार करेगा, तो वो चाहेगा सबों को सम्मान मिले, तो वो ऑटोमेटिक समाजवाद की ओर आकृष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये भी इन्हीं के साथ हुआ। पहले प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति सुंदर से ये गए मानव सुंदर, और फिर मानव सुंदर से ये आ गए समाजवाद की। क्लियर हो गया? इसमें कवि ने, किसमें? ये जो कविता है, क्या नाम है कविता का? कविता का नाम है भारत माता। कविता का क्या नाम है? भारत माता। कहता है भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया है। यथा तथ्य चित्र का क्या मतलब है? जैसी भारत उस समय का भारत था, बिल्कुल वैसा ही लिख दिया है। उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। जब हमारा देश गुलाम था, यहाँ लोगों को दिक्कतें थे, खाने के लिए अन्न नहीं थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, तो बहुत खराब स्थिति होगी। तो वैसी ही स्थिति को उन्होंने प्रस्तुत किया। यथा तथ्य मतलब जैसा दिखता है। उनके अनुसार, किनके अनुसार? सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता है। हम भारत को क्या करते हैं? माता का दर्जा देते हैं। ये उदास माटी की मूर्ति है। ये जो माता है ये क्या है? उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि इसके बच्चे भूखे हैं, जो आगे हम देखेंगे। कोई माता कब उदास होती है? जिनकी 30 करोड़ संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है। चलो इसको यहां समझते हैं। 30 करोड़ संतान है, तो इसका कोई न कोई माता होगा या कोई न कोई पिता होगा। तो इनकी माता है, कौन है? भारत माता है। अब वो जो संतान है वो क्या है? दरिद्रता से, गरीबी से और अभाव से, यानी उसको न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़ा है, और न रहने के लिए घर है, उससे ही वो ग्रसित है। जब भी किसी का बच्चा अभाव में होगा तो उसकी माता क्या रहेगी? हमेशा उदास रहेगी। और ये क्या है? उदास माटी की मूर्ति है। क्लियर हो गया? लेकिन माँ है वो हमेशा क्या होती है? बच्चों के लिए कुछ न कुछ करती रहती है। उन्होंने कहा भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना, भारत माता का श्रेष्ठ मुख, माँ का जो मुख होगा वो हमेशा क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो वही है, माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना छाया युक्त चंद्र से की है। अंत में भी कहते हैं, एक लाइन है, क्वेश्चन पूछा है कविता का, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। अंत में वे कहते हैं, क्या कहते हैं? सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन्मन भय भवतम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। ये लाइन दे देगा और पूछेगा कहाँ से पूछा है। तो बिल्कुल वही चीज है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल बनाएंगे। तो चलो सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, asanviharboard.co.in पे जाएंगे, वहां जाकर के तुम लोग सबसे पहले टेस्ट दे दो, फिर यहाँ पर बनाना। यहाँ तुम सोल्यूशन के लिए आओ तो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। लैपटॉप पे तुमको इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक मिनट। क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? मैंने क्या कहा था, 20वीं सदी का जन्म शुरुआत में, तो 1900 में। कब जन्म हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1900। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो क्या आंसर हो जाएगी? उदास माता की मूर्ति है, क्योंकि इसके बच्चे क्या है, 30 करोड़ अभाव में ग्रसित हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? उदास माटी का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सफल आज उसका तप संयम, पिता अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र का जन्म, हिरोशिमा। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्वदेशी, सॉरी भारत माता। सफल आज उसका तप संयम, पिता अहिंसा स्तन्य शुद्धोत्तम, किसका? भारत माता। 2 नंबर, क्या आंसर हो जाएगा? भारत माता, 2 नंबर। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? यथातथ। जिस समय जैसा उस समय का भारत था वैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर, यथातथ्य। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? सूर्य, कंचन, पुष्प, छाया युक्त चंद्र। क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, छाया युक्त चंद्र से की है। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत की। क्या आंसर हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत से। सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? देखो, प्रकृति सौंदर्य ने मानव सौंदर्य की ओर किया था और मानव सौंदर्य ने समाजवाद की ओर किया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर, समाजवाद की ओर। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर, समाजवाद की ओर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 30 करोड़। क्या आंसर हो जाएगा? 30 करोड़। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनतंत्र का जन्म। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं, क्योंकि छोटा छोटा करके पढ़ना आसान होता है। तो बच्चों, ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। अब बहुत जल्द हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे जनतंत्र का जन्म। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। आसान बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अध्याय 5 तक पढ़ चुके हैं। इस बार हम लोग अध्याय 6 में हैं। यह मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। वो सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारा का यहाँ है। सिर्फ 7 लाइनें और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म है। मैंने कोशिश किया 7 लाइन में सारी इंपोर्टेंट बातों को लिख देने का, ताकि तुम्हें कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो तुम बना सको। क्या नाम है? जनतंत्र का जन्म। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। हम जनतंत्र के जन्म की बात करते हैं, जन का तंत्र ये। और हम अगर अपने देश की बात करते हैं तो हमारे देश के जो लोग हैं वो क्या है? गरीब थे उस समय जिसमें जनतंत्र का जन्म हो रहा था। ये अपने देश का झंडा है, और ये जो आम लोग हैं वो इस झंडा को उठाए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? अध्याय 6, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे लिए क्या है।
चलो अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड में क्या है। चलो कहता है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का मूल स्वर वाले उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि के साथ साथ आलोचक और गद्यकार भी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेगूसराय की। बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय को कहा जाता है। यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है और उसके बाद क्या कहते हैं तेल सोदा कारखाना है, उर्वरक का कारखाना है, सारी चीजें यहाँ पर है। यहीं पे गंगा नदी के किनारे एक ग्राम है, उसका क्या नाम है, सिमरिया। मुझे यहाँ पे जाने का मौका मिला है, रामधारी सिंह दिनकर के यहाँ एक फंक्शन हो रहा था तो मैं वहां पे गया था। तो ठीक है, उनका जो घर है उसी को उनके संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है, वहां पे मैं गया हुआ हूँ, तो खैर उस पर बात हम नहीं करते हैं, फिलहाल हम देखते हैं। तो ये जो बेगूसराय में गांव है सिमरिया, यहीं पे जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, और ये क्या थे, राष्ट्र कवि थे। इसलिए बरौनी 0 माइल पर क्या रामधारी सिंह दिनकर की मूर्ति लगी हुई है। अब जो ये रामधारी सिंह दिनकर है, ये क्या है, राष्ट्र कवि है। क्यों राष्ट्र कवि है, क्योंकि इनकी कविता में हमेशा राष्ट्र के लोगों की बात होती है। अब कहता है कि ये सिर्फ कवि नहीं थे, ये क्या थे, गद्यकार भी थे और आलोचक भी थे। इसलिए कहा गया था कि इनको 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि गद्य भी था, पद्य भी था, ठीक है, और आलोचक भी थे। तो कहा गया अगर 3 ज्ञानपीठ पुरस्कार होता तो तीनों चीजों पर इन्हें अलग अलग मिलता। अब है, हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ली, तो सवाल है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस चीज पे मिला था, तो उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था, उर्वशी पर मिला था। और राष्ट्र कवि हैं, क्यों राष्ट्र कवि हैं, क्योंकि इनका जो मूल स्वर है, इनकी जो कविता का मूल स्वर है वो क्या, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ है। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना से भरा हुआ है। क्लियर हो गया। अब कहता है इनका जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया में। वो डेट कौन सा है, डेट को ध्यान रखो, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब कहता है ये जो कविता है जनतंत्र का जन्म नामक कविता में वे कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इछलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। देखो कितना बढ़िया लाइन है, इस लाइन को ध्यान से सुनो। सबसे लास्ट लाइन पर हम बात करते हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये कह रहे हैं, ऐ सिंहासन पे बैठे हुए लोग, अगर तुमको लगता है कि तुम कुछ हो गए हो और आम जनता की बातों को तुम नजरअंदाज करोगे, तो तुम्हारा सिंहासन खाली करने का वक्त आ गया है, और तुम इस सिंहासन को खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। अब कहता है तुम सिंहासन कैसे खाली करोगे, तुमको कैसे पता चलेगा कि जनता आ रही है, तो दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, उस समय को सुनो। ठीक है, क्योंकि समय बदल चुका है, जनता आ रही है। बहुत अच्छा लाइन है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। देखो जो गरीब लोग होते हैं, जो दबे हुए लोग होते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, उनको सदियों से सताया जा सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सताया जा सकता है। तो वही है, सदियों से जो राख थी, जो उनके दिल में जल करके बुझ गई थी, वो आज सुगबुगा उठी है। और मिट्टी जो है वही सोने का ताज पहन निकलाती है। मिट्टी मतलब आम जनता, मिट्टी मतलब आम जनता। तो बहुत अच्छा है, ये चारों लाइन खत्म हो गया। अब हम लोग आगे का देखते हैं। मतलब देखो इसी चारों लाइन का मतलब है, देश की मिट्टी, देश की मिट्टी बोले तो आम जनता सोने का ताज पहन निकला रही है। वे कहते हैं, कौन कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनता मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्तें हैं, वही सोने का ताज पहन निकला रही है।
तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पर सवाल को देखते हैं। क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम आसान बिहार बोर्ड डॉट को डॉट इन पे जाएंगे, वहां पे जाकर हम ऑनलाइन टेस्ट को देंगे। ठीक है, मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी कवि के साथ साथ गद्यकार और आलोचक भी थे। तो आलोचक भी थे, गद्यकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे। तो इसमें देखो एक ऑप्शन भी होगा और 2 ऑप्शन भी होगा। ये क्वेश्चन ही टेक्निकल गलत है, तो इसमें सबको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे रहता 30 में दोनों, तो 3 में तो हम लिखते दोनों। तो क्या आंसर होना चाहिए? तो अब मान लो कोई लिखेगा आलोचक, देखो इसलिए मैंने लिखा आंसर 1 एंड 2, आंसर 1 एंड 2। लेकिन ऐसा तो तुम मारोगे नहीं, तो इसमें सबको मिल जाएगा। ये गलत क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं क्या है। सदियों की ठंडी बुझी राख से बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पर निकलाती है। यह किस कविता की पंक्ति है? भारत माता, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो क्या आंसर हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। चौथा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिहार के, क्योंकि बेगूसराय जो जिला है वो क्या है? बिहार में है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिहार के। चौथा नंबर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? एक मिनट, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर बिहार के आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्या हो जाएगा? बिहार के। क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? तो क्या आंसर हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। एक नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो मिला था उनको उर्वशी पर। उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले, यही लाइन मैंने लिखा था। तो क्या आंसर हो जाएगा? उर्वशी पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में हुआ था। कहां पे हुआ था? बेगूसराय में। तीसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। दूसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो क्या हो जाएगा? जनता। क्या हो जाएगा? जनता। 2 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? जनता। 2 नंबर। सिंहासन खाली करो की जनता है, किस कविता की पंक्ति है? तो जनतंत्र का जन्म। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। 1 नंबर। क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म। आगे बढ़ते हैं, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इखला रही है? देश की जनता। क्या आंसर हो जाएगा? देश की जनता। सॉरी, देश की मिट्टी। क्या लाइन क्या था? मिट्टी सोने का ताज पहन इठला रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? देश की मिट्टी। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। लाइन ही था, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला रही है। आगे बढ़ रहे हैं, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर वाले। यही लाइन था ना, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना का स्वर वाले, यही लाइन था। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? स्त्रियों के लिए, नवयुवकों के लिए, गरीबों के लिए, जनता के लिए। किसके लिए खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। चौथा नंबर क्या हो जाएगा? जनता के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो अध्याय 6 समाप्त हो गया।
इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो देखना आसान होता है सब। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। अब हम लोग बहुत जल्द अध्याय नंबर 7 देखेंगे।